हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 15 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, ई दाखिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ई दाखिल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। यह उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार देता है। देखिए, जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, तो इसमें उपभोक्ता आयोगों में ई फाइलिंग और शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। और इसी उद्देश्य के लिए एनआईसी द्वारा दाखिल.nic.in नामक उपभोक्ता शिकायतों की ई फाइलिंग हेतु एक वेब एप्लीकेशन विकसित किया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। देखिए, ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कहीं से भी अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ साथ उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का सी, यानी कि एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। यह बैंकों का बैंक है, यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, यह भारत सरकार के साख बैंक के रूप में कार्य करता है। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और यह सभी बैंकों का बैंक है, अर्थात यह बैंकों का बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है, ये मुंबई में है। इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो ये सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ये बैंकों का बैंक के रूप में भी कार्य करता है, मौद्रिक नीति को जारी करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, भारत सरकार के साख बैंक के रूप में भी कार्य करता है। देखिए, सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है ये सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। देखिए, करेंसी नोट कौन कौन से अपने यहाँ प्रचलन में है, शायद आप लोग जानते होंगे। 1 रुपए का नोट होता है, 2 का नोट होता है, 5 का नोट आपके यहाँ है, 10 का है, 20 का है, 50 का नोट है आपके मार्केट में, 100 का है, और अभी आपकी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद 200 का नोट भी आ गया है। फिर 500 का नोट है। डिमोनेटाइजेशन के बाद 1000 का नोट जो है, 1000 का नोट नहीं है, 2000 का नोट है। हालांकि 2000 का नोट अभी मार्केट में आप देख रहे हैं फिर से गायब हो गया है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2000 की नोट की जगह फिर से 1000 का नोट लाया जाएगा। तो ये जो सभी नोट आप देख रहे हैं, 2 से लेकर 2000 के बीच के नोट आप देख रहे हैं, ये सभी आरबीआई जारी करता है। ध्यान देना, ये सभी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। वहीं जो 1 रुपए की करेंसी वाला नोट होता है और जो कॉइन्स होते हैं 1, 2, 5 या 10 के जो सिक्के होते हैं, ये भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहां पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी यहां लिखा हुआ है यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, ये गलत है। नहीं, कुछ नोट भारत सरकार के द्वारा भी जारी किए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? प्रति व्यक्ति आय, खाद्यान्न, जनसंख्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, हिंदू समृद्धि दर जो अवधारणा है, इस अवधारणा को पहली बार वर्ष 1981 में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर राजकृष्ण। तो प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन कार्यक्रम के दौरान यह अवधारणा उनके द्वारा रखी गई थी। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है और हिंदू समृद्धि दर से आशय राष्ट्रीय आय में औसतन कम वृद्धि से है। हिंदू जाति की अर्थव्यवस्था में हिंदुओं के परंपरावादी दृष्टिकोण अर्थात रूढ़िवादिता के दृष्टिकोण की वजह से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि कम रहने से है। यानी हिंदू समृद्धि दर जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कम वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय
कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना की गई थी? 1956 में, 1958 में, 1960 में, 1964 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। ठीक है, यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है और ये किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और कृषि उपजों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह स्थापित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। 5वां प्रश्न है आपका, प्राय समाचारों में दिखने वाले बेसल मानदंडों का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र, आधारभूत संरचना, आतंकवाद से मुकाबला, बिग डेटा। देखिए, प्राय समाचारों में आप जो देखते हैं बेसल मानदंड, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों की एक श्रेणी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, यानी जिसको बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी शॉर्ट में इसको BIS के रूप में जाना जाता है, तो इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का ए, यानी कि बेसल मानदंड का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। 6वां प्रश्न है आपका, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ 2007 में, 2008 में, 2005 में, 2006 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ और यह उद्यमों को स्वीकारोक्ति और एकीकरण के लिए पहला कानून है। इसके अंतर्गत उद्यमों को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया, एक सेवा क्षेत्र में और दूसरा विनिर्माण सेक्टर में, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिवाइड किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का डी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई वर्ष 2014 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 में। भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना 27 जनवरी सन 2014 को की गई थी, यानी कि 2014 में इसकी स्थापना की गई है और यह भारतीय नवाचार परिषद और MSME मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। इस कोष की प्रारंभिक पूंजी 500 करोड़ थी। इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 500 करोड़ थी। और किसकी संयुक्त पहल है ये? भारतीय नवाचार परिषद और MSME मंत्रालय द्वारा ये संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम निर्धारित उपभोग व्यय से कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। इस विधि द्वारा निर्धनता की माप की विधि हेड काउंट रेशियो कही जाती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही कथनों का चयन करना है। देखिए, जो निरपेक्ष प्रतिमान है इसका सबसे पहली बार प्रयोग FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके प्रथम महानिदेशक हैं जिनका नाम है जॉन ब्यायड। तो इन्होंने सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया 1945 में। जो ये निरपेक्ष प्रतिमान है, तो गरीबी मापन का निरपेक्ष प्रतिमान एक न्यूनतम आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। इस प्रतिमान का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं और उसकी अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाला कथन भी सही है, न्यूनतम निर्धारित उपभोग व्यय से कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन रखा जाता है। तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है, इस विधि द्वारा निर्धनता की माप की विधि हेड काउंट रेशियो कही जाती है। तो यहां पर आपका तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 8वें का डी, यानी उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है आपको। सूची 1 में योजना दी गई है और सूची 2 में उनका प्रारंभ वर्ष है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा योजना की।
तो अन्नपूर्णा योजना का जो प्रारंभ हुआ है ये हुआ है सन 2000 में। अगली योजना है आपकी राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो इसकी स्टार्टिंग हुई है सन 2004 में। अगली योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो इसकी स्टार्टिंग हुई है 19 फरवरी सन 2019 को। अगली योजना है आपकी निर्विक योजना। तो इसकी स्टार्टिंग हुई है 14 सितंबर 2019 को। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका बी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। 10वां प्रश्न है आपका बाजार आधारित पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कौन सी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, घटनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, बाजार की दिशाओं में परिवर्तन अर्थात मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन जब होता है तो इस परिवर्तन के होने से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको घटनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, और यह पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। वहीं अगर संरचनात्मक बेरोजगार की बात करें तो मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में किसी एक विशेष उद्योग पर फोकस दिया जाता है तो अन्य उद्योगों का ह्रास होने लगता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कपड़ा उद्योग का। तो कपड़ा उद्योग में जैसे ही मशीनीकरण का प्रचलन बढ़ा तो वैसे वैसे आप देखेंगे जो आपका जुल्हा वर्क था, यानी जो हाथों से कपड़े बुनने वाले लोग थे, ये पूरी तरह से खत्म हो गए। उसी तरह से प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई एक बीघा का खेत है और उसे कोई एक व्यक्ति कर सकता है। मान लीजिए 1 बीघा का खेत जो है उसके लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है, इसकी कह सकते हैं खेत बोने से लेकर काटने तक। लेकिन वो क्या करता है कि अपने बच्चों को भी लगा लेता है, अपनी पत्नी को भी इसमें इंगेज कर लेता है। अब चूंकि मिलना तो कुछ है नहीं भाई उन्हें कुछ नहीं मिलना है क्योंकि यहाँ पर एक आदमी का ही काम है, लेकिन बाद बाकी वो 3-4 लोग परिवार के कैंडिडेट मेंबर हैं, वो सभी इस काम में लग गए हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। वहीं जो आपकी मौसमी बेरोजगारी है, मौसमी का मतलब क्या है, यहाँ पे मौसम लगा हुआ है, यानी कुछ विशेष महीनों में तो काम रहता है, बाद बाकी महीनों में खाली बैठना पड़ता है। खास करके ग्रामीण परिवेश में जैसे जब गेहूं की कटाई होती है, धान की फसल की बुवाई वगैरह है, उस समय तो काम है, लेकिन बाद बाकी महीने में काम नहीं रहता है, तो इसको मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है। तो आई होप आपको जितनी प्रकार की यहाँ बेरोजगारी दी गई हैं उन सब का मतलब पता चल गया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप में से कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये वीडियो पैट एग्जाम के लिए, यानी यूपी SSC का जो पैट एग्जाम होता है यूपी में, उसके लिए सफिशियंट है। देखिए उसके लिए सफिशियंट नहीं है, उसके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है। आप रेगुलरली इसको फॉलो कीजिए और पैट एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और अब आपके अंदर कोई दुविधा नहीं रह गई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।